तो आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज बात होगी बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले के दो रुख की। 243 असेंबली सीटों वाली बिहार रियासत में आधे से ज्यादा सीटों पर अवाम ने अपने हक़ रायदही के जरिए फैसला कर लिया है। 17 अजला की 94 असेंबली सीटें आबादी के लिहाज से काफी अहम हैं। दूसरे मरहले में जहां लालू खानदान की रिवायती सीट रही राघोपुर पर तेजस्वी यादव का इम्तिहान है, तो वहीं नीतीश कुमार के 4 वज़रा की किस्मत दांव पर है। तो दूसरी जानिब सियासी करियर का आगाज करने वाले कुछ नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उमूमन सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि पहले और दूसरे मरहले के ट्रेंड से तस्वीर साफ हो जाती है कि रियासत में किसकी होगी सरकार। हालांकि बिहार में तमाम सियासी जमातें जीत का दावा कर रही हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो रुख में खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ सुहेली मेहता साहिबा जो कि तर्जुमान हैं, जेडीयू की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान आरजेडी से हमारे दरमियान मौजूद हैं, अनवर हुसैन साहब जो कि तर्जुमान हैं आरजेडी के, इस वक्त दो रुख प्रोग्राम में हमारे दरमियान है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सुहेली मेहता, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले बिहार में काबा सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार कहती है कि बिहार में बहुत कुछ बा के माने नीतीश सरकार के नजदीक आखिर हैं क्या? आवाज बहुत कम आ रही है। सुहेली मेहता साहिबा, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? थोड़ा लाउड बोलने की मैं कोशिश करूंगी। बहुत कम आवाज है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें तो आपका प्रश्न सुनाई देगा। सुहेली मेहता साहिबा, अब आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? अगर आप मिल पा रही होगी तो इशारों में जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि बिहार सरकार से लगातार ये सवाल किया जाता है कि आखिर बिहार में है काबा, तो बिहार सरकार कहती है कि बिहार में बहुत कुछ बा के माने बिहार सरकार के नजदीक आखिर है क्या? हेलो, सुहेली साहिबा को आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। आवाज बहुत कम आ रही है। अनवर हुसैन साहब, आप मुझे अगर सुन पा रहे होंगे तो आपसे सवाल ये, क्योंकि दूसरा मरहला काफी अहम है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि राघोपुर असेंबली सीट रिवायती सीट यादव खानदान की रही है। 1995, 2000 और 2005 लालू खानदान के कब्जे में सीट रही। अब जबकि तेजस्वी यादव यहां से इंतखाब लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके सामने बड़ा इम्तिहान है। और राघोपुर के बारे में ये कहा जाता है कि यहां से कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि सीएम का चेहरा एक तरीके से सामने आता है। तो तेजस्वी यादव ने तो खुद को सीएम के चेहरे के लिए प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्या इस सीट से जीत पाना आसान होगा? सबसे पहले बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी ने खुद को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है, हमारी पार्टी ने सीएम का चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट किया है जी। और जहां तक राघोपुर का सवाल है तो उनकी जीत तो वहां से निश्चित है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बल्कि आज हमारे तेजस्वी यादव जी अपनी मकबूलियत के जिस पीक पर हैं, उनको बिहार की किसी भी सीट पर आप खड़ा कर दीजिए, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो आप तो मुतमईन पूरे नजर आ रहे हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव कहीं भी किसी भी सीट से इंतखाब लड़ लेंगे तो उनकी जीत तय है। मैं 100%। आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? अनवर साहब, सवाल ये उठा दीजिए, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। यहां तक ये कॉन्फिडेंस आया है, वो जो 1.5 साल रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे नीतीश कुमार जी के साथ, जो उनकी कार्यशैली रही है, जो उनकी भाषा उस जमाने में रही है, जिस तरह से बातें की हैं उन्होंने, उसकी वजह से भी। फिर दूसरी बात, अंदर बैठ के जो पार्टी ने प्लानिंग की है, उसमें अकेले हमारे तेजस्वी यादव जी नहीं है, हमारे लालू जी भी हैं, असल नेता हमारी पार्टी के वही हैं, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, इन सबों ने मिलकर जो प्लानिंग की है जमीन पे बैठ के, ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को जो खड़ा किया है यहां से वहां तक, उसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ आया, हमारा कॉन्फिडेंस है। और हमें जनता पे पूरा भरोसा है कि जनता इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि हमने जो मुद्दा लिया है वो किसी जाति का मुद्दा नहीं है, किसी धर्म का मुद्दा नहीं है। हमने जो मुद्दे लिए वो सबके मुद्दे हैं, सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सब उससे जूझ रहे हैं। और हमारी पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया है और हमारी पार्टी लीडरशिप ने बड़ी कामयाबी से उस मुद्दे को ऊपर किया है। और आज इलेक्शन का उन्होंने एजेंडा चेंज कर दिया। कल तक जो पार्टी
सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अनुवाद के ऊपर इलेक्शन लड़ती थी, उग्रवाद के ऊपर इलेक्शन लड़ती थी, जातिवाद के ऊपर इलेक्शन लड़ती थी, अगड़ा पिछड़ा करके इलेक्शन लड़ती थी। आज वो पार्टी भी डेवलपमेंट की बात करने लगी है, आज वो पार्टी भी रोजगार की बात करने लगी है। हमारे नेतृत्व ने ये कहा, हमारे कायदे ने जब ये कहा कि हम 10 लाख हम जॉब क्रिएट करेंगे फौरन अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो फौरन पहले तो उस पर तनकीद हुई, लेकिन फिर फौरन भाजपा का जवाब आया कि हम 19 लाख वोट लाएंगे। तो ये जो रेस मची है जॉब लाने की, जॉब क्रिएट करने की, लोगों को रोजगार फराहम करने की, पलायन को रोकने की जो बात हो रही है, वो सारा एजेंडा हमारी पार्टी का सेट किया हुआ है, हमारी लीडरशिप का सेट किया हुआ है, हमारे कायदे इसमें आगे है। इसकी वजह से हमारा जो मुख्यमंत्री का जो हमारा चेहरा, हमारा जो चीफ मिनिस्टरियल फेस है, वो इस वक्त का मोस्ट पॉपुलर फेस है पूरे बिहार के अंदर। मेरा तो आरजेडी ये दावे कर रही है कि कहीं से भी इंतखाब लड़ेंगे तेजस्वी प्रसाद जीत जाएंगे। हमारे दरमियान सुहेली मेहता साहिबा हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सुहेली साहिबा, आपसे सवाल मैंने उस वक्त किया था, एक बार फिर से मैं यही सवाल करूंगी कि लगातार बिहार सरकार से ये कहा जा रहा है कि आखिर बिहार में का बा, तो सरकार ये कह रही कि बिहार में बहुत कुछ बा, लेकिन अगर पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड की अगर हम बात कर लेंगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर लें, तो गुज़िश्ता 5 सालों में ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर 36% से 42% हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां की बेरोजगारी नहीं है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये देश की समस्या है बेरोजगारी। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार ने स्वरोजगार पर ज्यादा जोर दिया है। अभी जो राजद के साथी कह रहे थे नहीं, कि पूरे देश की समस्या है, नहीं, ये पूरे देश की समस्या है और ये सदियों से चली पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। अगर इंतखाब बिहार में हो रहे हैं, बिहार रियासत में हो रहे हैं, तो सवाल तो सरकार से लाजमी है। बिल्कुल सरकार से लाजमी है और इसके कई सारे फैक्टर बहुत है, सिर्फ राजनीतिक फैक्टर नहीं है, बहुत लंबा विश्लेषण हो जाएगा। लेकिन बात यह आप समझिए कि एनडीए की सरकार में स्वरोजगार पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। देखिए, सरकारी नौकरी जितनी है उतनी ही आप दे सकते हैं, चाहे किसी भी सरकार में रहे। 1,78,000 बिहार सरकार में वैकेंसी है सरकारी नौकरी में। ये कह रहे हैं 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। कहां से देंगे भाई? जब पूछा जा रहा है कि क्या प्रक्रिया है, पैसा कहां से देंगे, तो 9 लाख नौकरी आप भी देंगे, वेतन से पैसा 9 लाख तो बीजेपी ने, एनडीए ने भी ये कह दिया है कि 9 लाख रोजगार देंगे, 9 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। नहीं, सब मिला के 19 लाख है कि हम ये भाजपा ही कहती है। नहीं, यहाँ पर ये साफ करना जरूरी है। सुहेली मेहता साहिबा, आप ये कह रहे हैं कि 9 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, दोनों को मिलाकर 19 लाख हो जाएगा, तो ये तमाम चीजें कहाँ से आएंगी फिर? हमने 9 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं कही है, ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं 10 लाख, और कह रहे हैं कि विधायक और मुख्यमंत्री। आपको पता होना चाहिए फिर किस तरह की नौकरी की आप बात कर रहे हैं? पैसे ये हम सरकारी नौकरी जो बिहार सरकार में वैकेंसी है उसकी बात कर रहे हैं कि 1,78,000 वैकेंसी है यहाँ पर। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी है, जो कंपनी, अब औद्योगिकरण की बात हो रही है, अब उद्यमियों को लाया बिहार में। अब अगला जो प्लान है सरकार का वो है कि उद्योग व्यवस्था में वृद्धि होगी, क्योंकि ये कोरोना काल के समय में इस पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जो बाहर लोग रहते थे वो सब अब बिहार में आए हैं। नहीं, सुहेली मेहता साहिबा, आपको न्यूज़ 18 उर्दू के चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताना होगा, बिहार के व्यूवर्स को बताना होगा कि ये छलावा तो नहीं, क्योंकि 19 लाख जिसमें से 9 लाख का आंकड़ा एनडीए सरकार दे रही है और कह रही है कि 10 लाख जो रोजगार होंगे वो नौकरी नहीं होगी, वो रोजगार होंगे। आखिर ये है क्या? इससे क्या समझा जाए? क्योंकि आवाम कंफ्यूजन का शिकार है। जब आप सवाल उठाते हैं आरजेडी पर, अजीम इत्तेहाद पर, महागठबंधन पर, तो ऐसे में आपका ब्लूप्रिंट कितना क्लियर है ये भी वाजे करना होगा। देखिए, रोजगार और नौकरी में अंतर समझना पड़ेगा। रोजगार है किसी भी काम को करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई उद्योग, छोटे मोटे उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार उनको माहौल दे, अनुदान दे, उनको ऋण दे, जो कि हमारी सरकार का अगला एजेंडा है। अगले गवर्नमेंट के लिए एजेंडा है कि आप कोई भी युवा या युवती अपना कोई कारोबार शुरू करेगा तो उसका 50% बिहार सरकार उसका अनुदान के रूप में उसको देगी। लड़कों के लिए लिमिट है 3 लाख रुपया, लड़कियों के लिए लिमिट है, अपर लिमिट है उसका 5 लाख रुपया। तो ये हम प्रोसेस के तहत कहते हैं, हमारे पास प्लान है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो अभी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं उनके पास कोई प्लान नहीं है। कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो एमएलए और मुख्यमंत्री का सैलरी दे देंगे और 10 लाख लोगों को
ये नौकरी देने वाले हैं और कह रहे हैं एमएलए और सीएम का हम सैलरी दे देंगे, तो समझिए कि पर हेड अगर कभी जरूरत पड़ी इनको सैलरी की तो 47 रुपया 50 पैसा प्रति व्यक्ति उनको सैलरी होगा। आप बताइए कि इस तरह का हवा में बात करने का कि सरकारी नौकरी दे देंगे, तो ये तो आप फर्जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, फर्जी घोषणा कर रहे हैं कि सिर्फ किसी तरह हमारे छलावे में आ जाए। और रही एजेंडे रखने की बात, तो आरजेडी की सरकार तो टेस्टेड है। पिछला 15 साल के पहले जो इनकी सरकार थी उसमें आप जान रही हैं कि जो सरकारी नौकरियों में थे उनको 6 महीना 1 साल पे सैलरी मिलता था, वो भी 50% परसेंटेज में मिलता था, किस्तों में मिलता था। और चूंकि तेजस्वी यादव ही घूम घूम के कह रहे हैं, हम इन्हीं की बात कह रहे हैं कि इनका डीएनए शुद्ध है, तो जब इनकी सरकार थी और इस तरह के माहौल थे बिहार में कि अपराध किस चरम सीमा पर थे, जो नौकरी तो 15 सालों में आपने अपराध पर कमी दर्ज की है ना? बिल्कुल दर्ज किए हैं। आज देखिए ना, आप बिहार आकर देख लीजिए कि यहाँ पर कैसा माहौल है। जो पहले लोग आते थे उनसे पूछ लीजिए कि कैसा माहौल है। अपराध कम हुआ है, लेकिन मंजू वर्मा को टिकट जरूर दे दिया गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को जेडीयू एनडीए सरकार इलेक्शन में खड़े कर दे रही है। इससे क्या इशारा मिलता है सोहेली मेहता साहिबा? अनवर हुसैन साहब, हवाई बातें कर रही है आरजेडी, ऐसा जेडीयू का आप पर इल्जाम है। आप प्रश्न 19 लाख बात सुनिए। नहीं, आपके पास लौटूंगी। 19 लाख नौकरियों की वो बात कर रही है, लेकिन वो कह रही है वो तो स्वतः रोजगार की हम बात कर रहे हैं। उनको यानी जेडीयू और बीजेपी को टेंशन ये है कि आरजेडी ने जो ऐलान किया है 10 लाख नौकरियां देने का, आखिर ये नौकरियां आएंगी कहां से? आप एमएलए एमएलसी के तनख्वाह से पैसे काट करके कैसे लोगों को सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे? देखिए, जब हमारी पार्टी ने यह प्लान किया है कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उनके पास सारा डेटा है कि कितनी नौकरियां मौजूद हैं और कितनी नौकरियां उनको क्रिएट करनी है, और उस नौकरी के लिए बजट और फंड कहां से आएगा। उस बजट और फंड, बहुत सी बातें हम खोल नहीं रहे हैं। हाँ। इनकी पार्टी है, जिनकी जो अलाइड पार्टी है ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी तेज है, वो नोटबंदी में बड़ी तेज है। वो हमारे रास्ते कहां से बंद करेगी पता नहीं। हमें अपना रास्ता मालूम है। हम 10 लाख जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं, और 10 लाख जॉब के लिए सैलरी कहां से आएगी हम उसका भी रास्ता निकालना जानते हैं। 15 साल में आप कुछ नहीं किया, 15 साल में आप दूसरों को करने दें, हम करके दिखाएंगे आपको कि ये रास्ते कहां से आते हैं। आपके एजेंडे में ह्यूमन रिसोर्स था ही नहीं, आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की, तो आपके पास तो जाहिर है कि आपके पास पैसा कहां से आएगा, आपके पास फंड का। आप इस प्रदेश का सारा पैसा एजुकेशन को लेकर बाहर जा रहा है। 7वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे बिहार को छोड़कर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, गलियों में जा कमरे किराए पे लेकर रह रहे हैं। इस स्थिति में तो बिहार कभी नहीं पहुंचा था जिस स्थिति में आपने पहुंचा दिया 15 सालों में। आपने ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझी। आपका एमबीए ग्रेजुएट बिहार से बाहर, आपका मेडिकल ग्रेजुएट बिहार से बाहर, आपका टेक्निकल ग्रेजुएट बिहार से बाहर, आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बिहार से बाहर, आपका आईटी ग्रेजुएट बिहार आना नहीं चाहता, उधर ही नौकरी करना चाहता, उधर ही रोजगार लगाना चाहता। ये 15 साल में ये माहौल आपने बनाया है। बाकी जिस 15 साल की, पिछले साल की आप बात करती हैं, एक बात तो मैं आपसे कहूं कि मुझे तो हमारी बहन जी से हमारा बराबर सोहेली जी से वास्ता पड़ता रहता है, और मुझे तो इन पे और इनकी पार्टी पर, नीतीश कुमार जी दोनों पे दया आती है। आज शायद इन पर हम हमला नहीं कर रहे हैं जितना, उतना इन पर भाजपा हमला करवा रही है। भाजपा ने लोक जनसत्ता पार्टी का इस्तेमाल करके, हमारे चिराग पासवान का इस्तेमाल करके जिस तरह से इनके बगल में छुरा मारा है और जिस इनको लहूलुहान कर रखा है, इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारी पार्टी तो शायद, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव तो उतना नाम भी नहीं ले नीतीश जी का, न उन पर तनकीद करें, मेरी बात मुकम्मल, न उन पर तनकीद कर रहे हैं। शायद वो चाचा कहते आए उनको एक लंबी जमाने से, इसलिए वो एहतराम कर रहे हैं। लेकिन आप तो फिर अगर वो हमारे साथ मिले हुए हैं तो आपके जो दोस्त हैं भाजपा, वो उनको निकालती क्यों नहीं एनडीए से? उनको एनडीए में क्यों ऊपर बना रखा है? ये भाजपा, आपकी पार्टी क्या मूर्खों की पार्टी हो गई है क्या? भाजपा आपके साथ इतना गंदा खेल खेल रही है, आपको हर जगह हराने की कोशिश कर रही है, अपने लोग खड़ा करते हैं, उसका वोट कहीं और ट्रांसफर होकर जा रहा है। और आप सोहेली साहिबा, आपको आरजेडी आईना दिखा रही है कि वक्त रहते संभल जाइए, वरना बीजेपी आपका इस्तेमाल करके छोड़ देगी।
सुहेली साहिबा, नहीं, आरजेडी को इसकी चिंता क्यों हो रही है? आरजेडी पहले अपना फर्जी घोषणा जो लगातार कर रहे हैं ये लोग, अब ये सोचे कि इस फर्जी घोषणा के बारे में अगर कोई अभी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब क्या देंगे। कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स हमने नहीं किए। ये सिर्फ 50% की बात करते हैं। 50% आबादी जो यहाँ पर जो घरों में घुस कर रहती थी, जो घरों से नहीं निकलती थी, उन्हें हम लोगों ने स्कूल में पहुंचाया और स्त्री पुरुष दोनों का बैलेंस समाज में स्थापित हुआ। कोई एक पहिया के दुरुस्त रहने से कोई भी समाज नहीं चलेगा, दोनों दुरुस्त रहेगा तब चलेगा। आज के डेट में महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर घर के जीविकोपार्जन के लिए वो काम कर रही है बिहार में। हो सकता है इनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, हो सकता है मेरे बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, लेकिन बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज कहीं खुल गया है, कहीं। सुहेली साहिबा, एक बात नहीं समझ आती, एक बात समझ नहीं आती कि आखिर जब 15 सालों में तरक्की हुई होती तो बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा नौजवानों के नजदीक क्यों होता? देखिए, हम तो बता ही रहे हैं ना कि ये पूरे देश की समस्या है और जो समस्या बिहार की समस्या नहीं है, हुई खासकर बिहार की समस्या नहीं है कोरोना काल में। नहीं, बिहार की समस्या भी है। तो अभी बिहार पे बात कर लेते हैं। पूरे देश पर हम क्यों बात करेंगे? चुनाव बिहार में हो रहा है, बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का बिहार में बना है, तो बिहार पे बात करेंगे। सुना जाए कि सिर्फ ये कहकर कि पूरे देश का बड़ा मसला है, अहम मुद्दा बेरोजगारी है, हम मानते हैं। गुज़िश्ता 45 सालों में सबसे ज्यादा लुढ़की है बेरोजगारी। लेकिन बिहार के हवाले से क्या हम सवाल नहीं कर सकते सरकार से? और सरकार इस पर जवाब देते हुए पल्ला झाड़ेगी कि पूरे मुल्क का ये मामला है, मसला है, मुद्दा है। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट। बिहार में 10.5 लाख जीविका संगठन है जो अपने पैरों पर खड़ी है और हमारी सरकार में हुआ है। जो पुल पुलिया बना है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, क्या वो बिना आदमी के काम किए हो रहे हैं? क्या वो कहीं विदेश से आदमी आके उसमें काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है? आखिर बिहारी के तो आदमी है जो उसमें लगे हुए हैं और सारे काम हो रहे हैं। हमारी सरकार जब आई तो तुरंत 3.5 लाख टीचर की बहाली हुई। इनके समय में ये लोग जो छोड़ के गए थे, पूरा स्कूल ही खाली था बिहार का, कि अचानक से उसमें बहाली करनी पड़ी टीचर की। और कई ऐसे क्षेत्र थे, मेडिकल में बहाली हुई, प्रोफेसर्स में बहाली हुई। ये कैसे कह सकता है कोई भी कि बेरोजगारी बढ़ी है यहाँ पर? ये क्यों नहीं बढ़ी? आंकड़े बता रहे सुहेली साहिबा, आंकड़ों से मुंह फोड़ कैसे सकती हैं आप? सरकार आंकड़ों पर चलती है ना। किसी भी इलाके की, किसी भी रियासत की सूरत हाल अगर आपको जाननी है तो आंकड़ों पर नजर डालनी पड़ती है सबसे पहले, कि गुज़िश्ता 15 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में आखिर सरकार ने क्या किया है और उससे पहले की सरकारें क्या कुछ करती हुई आई थी। देखिए, आंकड़ों पर नजर डालते हैं, लेकिन व्यवहारिक भी आप देखिएगा ना कि क्या हो रहा है जमीन पर। बिहार में अमन चैन है, शांति से लोग रह रहे हैं, बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं। अनवर साहब, बेटियों की शिक्षा क्लास 1 लालू के रिजाइन को, दौरे इख्तिदार को जंगल राज से ताबीर किया जाता रहा। अब जबकि तेजस्वी यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं तो लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि जो जंगल राज का एक तरीके से खात्मा हो गया था वो दोबारा ना लौटे। इसके लिए सरकार और पार्टी, आपकी अगर सरकार बनती है तो आपकी पार्टी क्या कुछ कोशिशें करेगी, क्या कुछ लाहे अमल मुरत्तब करेगी कि जो पहले वाला टैग था वो दोबारा ना लगे? देखिए, ये तो एक गलत प्रोपेगेंडा था, एक मीडिया ट्रायल था जो लालू जी के साथ किया गया और उनके पूरे रजीम को जंगल राज का दर्जा दिया गया। लालू जी का रजीम जो है वो हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, बिहार की तारीख में याद रखा जाएगा कि उसने बिहार के बहुत ही दबे कुचले गरीब वर्ग को नीचे से उठाकर पावर स्पेस पे लाकर खड़ा किया, पावर स्ट्रक्चर में दाखिल किया। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब हमारी प्रॉब्लम, हमारे भाजपा की प्रॉब्लम यह है, और ये भाजपा की जब से मित्र हो गई हैं हमारी सुहेली साहब, ऐसी नहीं थी पहले, ऐसी बातें नहीं करती थी। ये जब से भाजपा के मित्र हुई ऐसी बातें करने लगे हैं। कोई इनको गरीब को उठने से डर लगता है। जब गरीब उठता हुआ नजर आता है तो इनको आतंकवाद का खतरा लगता है, इनको उग्रवाद का खतरा लगता है, इनको जाति की संघर्ष का खतरा महसूस होता है। ऐसी कोई बात बिहार में नहीं हुई। मैं पूछता हूं कि पिछले 30 साल में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट बिहार में कब हुआ, किसके दौर में हुआ? सुहेली साहिबा बताएंगे ये मुझे? क्या लालू जी का तो दौर नहीं था वो? अगर वो मैं बात मुकम्मल करूं, अगर वो जंगल राज था तो किसी दूसरे देश की सरकार और उसकी क्रिकेट बोर्ड कैसे तैयार होगी अपनी टीम को पटना उतारने के लिए? वही तो हुआ। उसके बाद से जैसी घटना घटी कि बंद ही हो गया साफ।
और उसके बाद जी वहाँ कोई घटना नहीं हुआ, जी नहीं, जी नहीं वो कोई घटना नहीं हुआ उस दिन। आप सैलिन जी आप गलत, वो किसके समय में बंद हुआ और अब क्यों शुरू हुआ? बिहार में जो बाहर से आते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम में हुआ, छठ के टाइम में हुआ, जो कलाकार आकर बाहर से सुरक्षित महसूस करते हैं, सिर्फ ये गेम की बात करेंगे, लेकिन जो सांस्कृतिक विकास हुआ बिहार का, पर्यटन में राजगीर जैसे जगह पर, बोध गया जैसे जगह पर जो डेवलपमेंट हुआ, बाहर से लोग आके अमन चैन के साथ रहते हैं, ये किसके समय में हुआ? ये जरा बताएं। और मैंने गरीब का उत्थान कैसे नहीं की हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने? नहीं जो जिन कलाकारों की नहीं जिन कलाकारों की उसको क्या स्कूल भेजा? स्कूल भेजने के बाद आपने चरवाहा विद्यालय, स्कूल भेजने के नाम पर चरवाहा विद्यालय खोला। तो सवाल यह है कि लालू जी BA LLB थे तो चरवाहा विद्यालय खोले, उनके बेटा के करियर के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो शिक्षा के मामले में क्या करेंगे ये तो जनता समझ रही है और बहुत अच्छे से समझ रही है। ये सिर्फ मंच पर चर्चा के घोषणा कर देने से आप उनके बेटा के आप उनके बेटे के अब होगी पहली बार। इसके पहले मकई की खेती नहीं होती थी। एक विधायक रहते हुए राघोपुर में उन्होंने क्या किया? आखिर कोई एक एग्जाम्पल के रूप में तो देखेगा। हमारे नीतीश कुमार जी ने बाढ़ में जब MP बने थे तो उन्होंने NTPC लाया। ये क्या किए नीतीश जी? जब NTPC लाए उस समय उनके विरोध में ही जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कांग्रेस की सरकार थी। और ये क्यों नहीं लाए? अभी राघोपुर में थे तो प्रोसेसिंग सेंटर कौन खोलने से मना किया था? एक विधायक जवाब दीजिए। क्षेत्र को चाहे तो समझा सकता है अच्छे से। यादव राघोपुर को कहा जाता है थे तो रेलवे के राघोपुर में क्या किए ये बताइए ना। नीतीश जी का तो हम बता रहे हैं, अपने चुनाव क्षेत्र में NTPC लाए, हजारों लाख में लोग वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपना है वहां, और वो ठीक है। अनवर साहब का जवाब लेते हैं, सुहेली साहिबा ले लेते हैं। अनवर साहब, अब वो कह रही हैं रिवायती सीट पर सभी की नजर रहती है। रिवायती सीट किस तरह से तरक्की की तस्वीरें पेश करती है, ये सबसे अहम बात हो जाती है। राघोपुर में आपने क्या किया 1990 से लेके 2005 तक? मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहले तो वो बता दें कि नीतीश जी ने अपने गांव में क्या किया। पार्लियामेंटी क्षेत्र की बात हो रही है, वो कह रहे हैं हजारों लाखों जॉब उन्होंने क्रिएट किया NTPC के द्वारा। हाँ, पहले मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं हजारों लाखों, अरे हजारों लाखों जॉब तो पूरी NTPC के पास नहीं है। अकेले नालंदा में कहाँ चली जाएगी? मैडम डाटा का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए ना, आंकड़े सही दीजिए ना। अब आंकड़े इतना झूठ बोलेंगे कैसे काम चलेगा? NTPC कहाँ से लाया भाई? NTPC तो पहले से यहाँ से गुजर रही थी। कहाँ से? आसमान से बात कर रहे हैं। जब वहाँ के वो सांसद थे NTPC तो पहले से मौजूद, NTPC तो पहले तो मौजूद है। NTPC तो पहले जी नहीं, NTPC उससे पहले से मौजूद है। नीतीश कुमार लाए जब वो रेलवे, लालू जी जब रेलवे नहीं लालू जी जब रेलवे, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या फैसिलिटी बिहार के लिए क्या क्या लाया। क्या हुआ उसका? फिर हुआ क्या ये भी बता दीजिए ना। और जो अभी मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? आप बताइए ना क्या हुआ उसका। कई दशकों से वहां पर उनके परिवार के लोग वहां के विधायक रहे हैं। आखिर उन्होंने क्या किया? इनके छोटे भाई महुआ के विधायक रहे। अब जब उनको लग गया कि कोई काम हमने यहाँ नहीं किए तो वो क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए, सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर कि वहां पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो हमें वहां निश्चित रूप से वोट मिलेगा। ठीक है सुहेली साहिबा, ये भी सवाल ये उठता है कि जब राघोपुर से लालू खानदान की जमानत जब्त हो गई उसके बाद बीजेपी और अगर JDU की NDA सरकार की बात करेंगे तो उन्होंने कितनी तरक्की की इलाके की? देखिए इलाके की तरक्की, विधायक तो रहे हैं ना वहां के। तेजस्वी यादव पिछले 5 साल से है ना विधायक वहां के, तो वो उनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पहले होती है कि राघोपुर हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ पर किस तरह विकास करें। आज जो कह रहे हैं कि मक्का की खेती के लिए हम मक्का के लिए प्रोसेसिंग सेंटर खोलेंगे, तो कौन मना किया था? केंद्र ने तो किसी को रोका नहीं है। आपका अगर विजन होगा कि हम अपने क्षेत्र में अनवर हुसैन साहब, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि जंगल राज को और डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया गया है। जमीनी हकीकत आपकी पार्टी को क्या लगती है?
ज़मीनी हकीकत यह है, सबसे पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स उनका है, वो इंतहाई गैर मुनासिब है और अपनी सतह से बहुत ही गिरा हुआ है। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस किस्म की जबान और इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। हमें कहने से अफसोस होता है। बाकी आपके कितनी सीटें आ सकती है आपको दूसरे मरहले के तहत, क्या उम्मीदें हैं अनवर साहब? जनता कहाँ जा रही? हम इन दो मरहलों की चुनाव से ही मेजोरिटी में आ चुके हैं। ठीक है, सुहेली मेहता साहिबा, पिछली बार आपने 30 सीटें जीती थी, इस बार क्या उम्मीद है दूसरे मरहले के तहत, दूसरे चरण के तहत? देखिए, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। हम झूठा एक जो होता है कि फर्जी पाखंड नहीं फैलाते हैं। तो एनडीए के अपने दावे हैं, तो अजीम इत्तेहाद भी दावा करते हुए दिखाई दे रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी अक्सरियत के साथ उनकी सरकार बनेगी। तो एनडीए का कहना है कि दोबारा वो सत्ता पर काबिज होंगे। अब देखने वाली बात होगी 10 नवंबर को क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुहेली मेहता साहिबा हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रोग्राम दो रुख में। साथ ही साथ अनवर साहब, आपका भी वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए दो रुख में इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।